हेलो। सो आई एम सी एम ए सोहम। आज देखेंगे लास्ट पार्ट जो हमने टॉपिक शुरू किया है स्टैटिस्टिक्स में, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक पार्ट है सीए फाउंडेशन में थर्ड पेपर का। तो ये लास्ट पार्ट जो है इट इज रिगार्डिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग देखेंगे हिस्टोग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पॉलीगॉन क्या होता है, ओग्यू क्या होता है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब कर्व निकालेंगे आप तो वो कौन से शेप का होता है, बेल शेप्ड होता है, यू शेप्ड होता है। तो हिस्टोग्राम बेसिकली क्या है? तो in order to draw a histogram, the class limits are first converted to the corresponding class boundaries and a series of adjacent rectangles one against each class interval. तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जो क्लास लिमिट्स है उनको हमको बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उतनी उसकी हाइट देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जितना भी क्लास विड्थ है या क्लास लेंथ है, जो क्लास का इंटरवल है, उतनी उसकी विड्थ है उस कॉलम की, और जितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी उतनी हाइट है। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप डायग्राम बना देंगे तो वो हो गया हिस्टोग्राम। तो बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में थोड़ी सी सिमिलरिटी ये है कि दोनों में बार्स है, बट हिस्टोग्राम में जो बार का विड्थ है इट इज बेस्ड अपॉन द जो विड्थ है, आपका क्लास का विड्थ है, लेंथ है, उस पर डिसाइड होता है। और जो हाइट है वो तो बार में भी उतनी ही रहती है जितनी फ्रीक्वेंसी है, और हिस्टोग्राम में भी उतनी ही रहती है। और हिस्टोग्राम में दोनों बार्स के बीच में गैप नहीं रहता। ठीक है, तो ये जो डायग्राम होती है वो हिस्टोग्राम है। सो तो यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ लेते हैं पूरी डेफिनेशन। हिस्टोग्राम, द क्लास एलिमेंट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू द करस्पॉन्डिंग क्लास बाउंड्रीज एंड अ सीरीज ऑफ एडजेसेंट ट्रायंगल्स rectangles one against each class interval with the class interval as a base or breadth of and the frequency or frequency density usually when the class intervals are not uniform as length or altitudes। तो वही बोला है कि क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी हाइट है, अल्टीट्यूड है बार की, एंड जो क्लास इंटरवल है इट विल एक्ट एज ब्रेड्थ और विड्थ। राइट, तो इस तरीके से इन्होंने दिया है अपना जो जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका ये हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम का यूज मैंने बोला था कि हम लोग मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हिस्टोग्राम के हिसाब से मोड? तो ये जो मोड मतलब क्या है, जहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास में है यहाँ पे? तो ये 63.5 से लेके 68.5। तो इसमें इसी क्लास में कहीं पे मोड है। तो ये मोड को ग्राफिकली निकालने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ड्रॉ, मतलब एक ऐसे ऐसे जो ये जो टॉप वाला बार है वहां से आपको लाइन खींचनी पड़ेगी, जो साइड वाले आपके जो बार्स है, ठीक है, उनके यहाँ पे लाइन खींचनी पड़ेगी, ऐसी इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। और अगर अगर आप देखेंगे ये इंटरसेक्शन के चारों जो एंगल्स है 2090 डिग्री एंगल्स, मतलब एक दूसरे को वो परपेंडिकुलर है ये दो लाइंस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप खींचेंगे तो यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम मिल जाएगा। मतलब साइड वाले जो बार्स है उनके अपर लिमिट इस बार का, अपर बाउंड्री, और इस बार का लोअर बाउंड्री को आपको ये वाले बार का लोअर बाउंड्री को यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया मोड। राइट, तो यहाँ पे दिया नहीं है एक्सप्लेनेशन, बट आप मैंने आपको बता दिया। सो ये होता है हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? सो हिस्टोग्राम के जो पॉइंट्स है, ठीक है, वी कैन obtain a frequency polygon starting from with a histogram by adding the midpoints of the upper sides of the rectangle successively and then completing the figure by jointing the two ends as before। तो हिस्टोग्राम के जो जितने भी मिड पॉइंट्स हैं, मतलब ये मिड पॉइंट्स है ना इनके हिस्टोग्राम के, ये हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो इनको आप अगर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इसको आप यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि एक एक यहाँ पे जोड़ेंगे नीचे मिड पॉइंट पे, कि एज्यूम करके कि यहाँ पे जीरो फ्रीक्वेंसी हो और इसको भी मिड पॉइंट लेके मानेंगे शुरुआत में। और हिस्टोग्राम का जो एंड हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी नीचे आप जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, मिड पॉइंट मान के, उतना ही क्लास इंटरवल मान के मिड पॉइंट मान के जोड़ेंगे, तो आपका तैयार हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनने के बाद दिखता है ऐसे। राइट, सो इट इज सिमिलर टू हिस्टोग्राम। इसमें से पॉलीगॉन क्यों बोला है?
बिकॉज पॉलीगॉन इज अ शेप, इनक्लोज्ड एरिया है ये, राइट, तो इसलिए उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। इसमें समझ आता है कि फ्रीक्वेंसी कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम। सो थर्ड पॉइंट इज ओग्यूज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट हमने देखा, दो टाइप का होता है, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। तो बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री वी गेट ओग्यूज। As such, there are two ogives, less than type ogives, obtained by taking less than cumulative frequency on vertical axis, and more than type ogives by plotting more than type cumulative frequency on the vertical axis, and thereafter joining the plotted points successively by line segment. So ogives may be considered by obtaining quartile graphically. तो ओग्यू का यूज क्वार्टाइल्स के लिए होता है, मीडियन निकालने के लिए होता है। मीडियन कैसा निकालेंगे ओग्यू से? इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओग्यूज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब दो ओग्यू लेस देन टाइप, ठीक है, एंड मोर देन टाइप, ये जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे एक्स एक्सिस पे, देन दैट पॉइंट इज अवर मीडियन, राइट, और सेकंड क्वार्टाइल। तो यहाँ पे देखिए, तो लेस देन टाइप में क्या होगा? लेस देन 43.5, इफ यू रिमेंबर क्लियरली, दिस इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसलिए दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। एंड सिमिलरली इसके ऊपर सब कुछ है, इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 43.5 के अबव मोर देन टाइप में। और अगेन लेस देन 75.5 जो है, इट इज एक्चुअली 70, हाँ 73.5 होना चाहिए। wrongly I think they have taken 75.5। तो 73.5 के नीचे आपका सब कुछ है। तो 73.5 क्या है आपका? जो अपर क्लास बाउंड्री, एक बार देख लेते हैं जो क्लासेस थे क्लैरिटी के लिए। तो यहाँ पे हाँ, तो 73.5 के नीचे आपको पूरी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। 73.5 क्या है आपका? आखिरी क्लास का अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो ये लेस देन टाइप में आपको सारी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, लेस देन टाइप में आपको सारी फ्रीक्वेंसी मिल गई यहाँ पे 73.5 पे। एंड मोर देन टाइप मतलब क्या कि मोर देन 73.5 कुछ है क्या? तो कुछ नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अब आप करेंगे तो ये हो गया मीडियन। ये दो आपके लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ओगिव्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हो जाते हैं खत्म ये तीनों ग्राफ्स या डायग्राम्स। अभी देखेंगे थोड़ा सा कि फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है। तो पॉलीगॉन में तो हमने देखा कि पॉलीगॉन में देयर आर नो कर्व, देयर आर साइड्स, राइट, एंगल्स है उसमें। कर्व क्या है? जहां पे एंगल्स नहीं है। सो फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ स्मूथ कर्व फॉर विच द टोटल एरिया इज टेकन टू बी यूनिटी। मतलब यूनिटी इन द सेंस क्या है कि पूरा एरिया अगर मैं उस कर्व के अंडर मानूंगा, वो एक मानूंगा, तो कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। इट इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, राइट। The frequency curve for distribution can be obtained by drawing a smooth and freehand curve through the midpoints of upper sides of the rectangle forming the histogram. राइट, तो इसको हिस्टोग्राम से ही आप बना सकते हैं, स्मूथली मिड पॉइंट ज्वाइन करके बना सकते हैं। तो नॉर्मली चार तरीके के कर्व पाए जाते हैं। बेल शेप्ड कर्व, most commonly used distribution provide a bell shaped curve which, as suggested by the name, look almost like a bell. The distribution of height, weight, mark, profit usually belong to this category. तो नॉर्मली जो नेचुरल चीजें होंगी आपकी वो बेल शेप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगी। मतलब ऑन एन एवरेज, जैसे देखिए आपकी मीन हाइट, मीडियन हाइट जो है वो ज्यादा लोगों की होगी, फ्रीक्वेंसी उसमें ज्यादा होगी। ज्यादा हाइट कम लोगों की होगी और कम हाइट भी कम लोगों की होगी, ठीक है। और बेसिकली ये ऐसे दिखेगा आपका, इसको बोलेंगे बेल शेप कर। तो यहाँ पे आपकी मीडियन, मीन एंड मोड हाइट है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जो कम हाइट है, ठीक है, वहां पे कम है, यहाँ पे भी कम है। तो हाइट में है, वेट में है, नेचुरल जो चीजें होंगी उसमें आपको पाया ये वाला बेल शेप कर पाया जाएगा। यहाँ के हालांकि उन्होंने बोला है कि मार्क्स में भी ऐसे दिखेगा आपको, प्रॉफिट में भी दिखेगा, बट नॉट नेसेसरी बिकॉज दोज आर नॉट नेचुरल। ऐसा अभी जैसे सीए फाउंडेशन का मार्क्स है, तो it will not give a bell shaped curve, it will not give a bell shaped curve, that curve will be skewed, मतलब एक साइड में टेढ़ा होगा वो, राइट, ऐसे राइट साइड में टेढ़ा होगा, ऐसे होगा टेढ़ा। क्यों? क्योंकि कम बच्चे पास होते हैं, बराबर, तो इसलिए वो बेल शेप नहीं। एनीहो,
Second type of curve is U-shaped curve. For a U-shaped curve, the frequency is minimum near the central part of the frequency. Slowly but steadily reaches its maximum at two extremities. ठीक है, तो यू शेप द कर्व होता है, द फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम नियर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी. तो ये उल्टा होगा जैसे बेल शेप कर्व का. यू शेप जैसे कि वो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलकाता बाउंड कम्यूटर्स बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ कर्व एज देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ कम्यूटर्स ड्यूरिंग द पीक आवर्स इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग. मतलब कोलकाता लीजिए, मुंबई लोकल लीजिए, अगर आप देखेंगे कि दिन में जो जैसे दिन में 9 से लेके शाम को 7 तक अगर जो ट्रैवलर्स है लोकल में अगर आप देखेंगे तो सुबह 9-10 बजे आपको बड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगी और शाम को 6-7 बजे भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगी और बीच में दोपहर को आपको कम मिलेगी. तो ये यू शिफ्ट हो गया ना कर्व. तो ये कर्व कैसा दिखेगा आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये ऐसा दिखेगा. तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे और वो जो भी आइटम है मतलब टाइम यहाँ पे, तो सुबह 9 बजे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, रात को 6 बजे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, बीच में ये कम है फ्रीक्वेंसी. बराबर. तो ये यू शेप कर्व हो गया. Thirdly, J-shaped curve starts with a minimum frequency and then gradually reaches to its maximum. तो ये कहाँ पे होता है कि जैसे सुबह सुबह अगर आप निकालेंगे कम्यूटर्स कमिंग टू कोलकाता फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, मतलब कोलकाता आने वाले लोग अगर देखेंगे आप तो सुबह सुबह 6-7 6 बजे 5 बजे तो कोई नहीं आएगा, तो वो कम होगा. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा 7-8-9 बजता जाएगा, नंबर ऑफ कम्यूटर्स कमिंग टू कोलकाता विल इंक्रीज. तो दिस इज कॉल्ड एज जे शेप कर्व, राइट. तो ये हो गया आपके 3 टाइप. और आखिरी वाला जो टाइप है वो मिक्स होता है, उसका कोई शेप एग्जैक्ट नहीं होता. ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड कर्व. तो ये आपके हो गए 3 कर्व और यहीं पे ये टॉपिक हो जाता है खत्म, राइट. तो आप आई होप आपको पसंद आया होगा, राइट. एंड कोई अगर आपके डाउट्स है कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हम आगे भी वीडियोस डालेंगे. ठीक है. और हम जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि होमवर्क क्या करना है आपको. तो होमवर्क मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड. तो आज का जो मटेरियल है उसमें होमवर्क है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड. तो आज देखा है हमने क्या है. आप वीडियो को फिर से देखिए, दोबारा देखिए, या फिर यहीं पे आंसर दे सकते हैं आप. कमेंट सेक्शन में लिखिए आंसर आपके. आउट ऑफ 1000 persons 25% वेर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड द रेस्ट वेर एग्रीकल्चर वर्कर्स. 300% enjoyed World Cup matches on TV. 30% of the people who had not watched the World Cup matches were industrial workers. What is the number of agriculture workers and who had enjoyed World Cup matches on TV? तो ये आज का सवाल नहीं है. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द टैबुलर, मतलब टेबल जो हमने देखा पिछले वीडियो में. थर्ड क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश डैश इन विच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज एट सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल पार्ट एंड द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस व्हेन वन मूव्स अवे फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑन आइदर द लेफ्ट साइड और द राइट साइड. तो इजी सवाल है अगर पढ़ाई की है तो, राइट. तो इसको प्रिपेयर करें आप. ठीक है. सो स्टडी दिस टॉपिक टुडे एंड बी रेडी फॉर रैपिड प्रिपरेशन कोर्स. थैंक यू.